नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ डाइटिशियन मृण्मय दीक्षित, फाउंडर एंड सीईओ स्वास्थ्य बोध, कंसल्टिंग डाइटिशियन और असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूट्रिशन एट योग महाराष्ट्र विद्यापीठ पुणे। हमारे आज के सेशन का टॉपिक है डाइजेस्टिव वेलनेस थ्रू डाइट। और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगी अनिल जैन जी, विमल बाफना जैन जी को और इंटरनेशनल जिन रिफ्लेक्सोलॉजी एसोसिएशन को। आज का टॉपिक एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में मैं जानती हूँ कि हम सब लोग कितने बिजी हैं और इसी वजह से हम हमारी डाइट पे उतना ध्यान दे नहीं पाते हैं। और हमारी डाइट और वेलनेस का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो है हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ और गट हेल्थ, जिसको हम हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं। इस गट हेल्थ का मतलब क्या है, इसका इम्पोर्टेंस इतना क्यों है, ये सब हम लोग आज इस सेशन में जानेंगे। और कुछ ऐसे मिस्टेक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो हम बहुत कॉमनली करते हैं, जिस वजह से हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ ख़राब होती है। और उन्हीं पे हम उपाय क्या है और टिप्स क्या है, इन बारे में भी हम बात करेंगे, राइट। उन टिप्स और उन मिस्टेक्स को जानने से पहले हम थोड़ा सा हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ के बारे में जानना चाहेंगे, राइट। साइंटिफिक लैंग्वेज में हम हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को गट हेल्थ ऐसे बहुत कॉमनली बोलते हैं। और हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि जो भी हम आहार लेते हैं, डाइट लेते हैं, उनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और अलग अलग प्रकार के मिनरल्स, ये सारे उनका अब्जॉर्प्शन, उनका डाइजेशन और उनका असिमिलेशन बॉडी में अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर हो तो ही होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम या गट लाइनिंग जो है, उनके अंदर सर्टन बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और फंगस प्रेजेंट होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, और इन्हें हम प्रोबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, राइट। जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हो गया, बिफिडो बैक्टीरिया हो गया। ये जो बैक्टीरिया होता है वो हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ और गट लाइनिंग को स्ट्रॉन्ग रखने में बहुत मदद करता है। जैसे मैंने प्रोबायोटिक बैक्टीरिया के बारे में बताया, डाइट थ्रू सर्टन फूड्स ऐसे हैं जो इन प्रोबायोटिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रमोट करता है, उनको हम कहते हैं प्रीबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स ऐसे फूड्स हैं which act as a substrate or food for this probiotic bacteria जो हमारे digestive system में already present है। इन probiotic bacteria का रोल क्या है हमारी बॉडी में, इम्पोर्टेंस क्या है। ये जो बैक्टीरिया होते हैं या फंगाई होते हैं, ये हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की जो लाइनिंग है, जो सेल्स है, उनकी हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से एकदम टाइट जंक्शन से पैक्ड रहते हैं, एक दूसरे को टाइट जंक्शन से जोड़े हुए रहते हैं। बट अगर हमारा डाइट बहुत ही बिगड़ा हुआ है या हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल्स है, तो ये जो सेल्स है, उनकी जो जंक्शन होती है, उनका जो बीच का जो इंटरफेस होता है, इनमें गैप आने लगती है। और जब ये गैप आने लगती है, तब जो हमारे डाइट थ्रू हम टॉक्सिन्स या पेस्टिसाइड्स हम इंजेस्ट करते हैं, वो उस जंक्शंस की जो लूजनेस होती है उनके अंदर वो पास ऑन होने लगते हैं और पूरे बॉडी में सर्कुलेट होना चालू हो जाता है, जिस वजह से हमारे बॉडी की जो टॉक्सिक लेवल है, या मेडिकल टर्म्स में हम जो बोलते हैं कि जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, जो फ्री रेडिकल्स है, वो हमारे बॉडी में बढ़ने लगते हैं। ये फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, दे लीड टू अ नंबर ऑफ हेल्थ डिसऑर्डर्स। बहुत सारे डिसीजेस हैं जो हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स बढ़ने की वजह से होता है, जैसे कैंसर, डायबिटीज़, राइट। देन यू हैव कैटरैक्ट, देन कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस जैसे हाइपरटेंशन हो गया, या कार्डियक अरेस्ट हो गई, हाइपर कोलेस्ट्रोमिया हो गया। ये सारी जो डिसीजेस हैं वो हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स बढ़ने की वजह से होती है। The first important function of this probiotic bacteria is सेल, जो गट लाइनिंग के सेल्स हैं, उनको हेल्दी रखना। सेकेंड फंक्शन इज
टू इंक्रीज द इम्यूनिटी। सो हमारा जो गट सिस्टम है, जो हमारी गट लाइनिंग है, उसमें हमारे बॉडी का ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ इम्यून टिश्यू प्रेजेंट रहता है। और उस इम्यून टिश्यू को हेल्दी रखने में, उसको एक्टिव रखने में गट हेल्थ का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर आपकी गट हेल्थ बिगड़ी हुई है तो यू विल सी दैट आपकी इम्यूनिटी भी डिस्टर्ब होने लगेगी, वो कम होने लगेगी, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है वो आपके अलग अलग टाइप के डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स जैसे एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, IBS, ये सारे डिसीजेस को दूर रखने में या प्रिवेंट करने में मदद करता है, राइट। सो ये हो गए कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जो हमारी गट लाइनिंग करती है। और जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जो होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, स्पेशली इंटेस्टाइन्स में, वो इन सारी फंक्शंस को प्रॉपर रहने में बॉडी में मदद करता है। सो ये हो गया प्रोबायोटिक्स के बारे में और इम्पोर्टेंस ऑफ गट के बारे में, राइट। इन सब चीज़ों को छोड़ के एक अलग टर्म है जिसको हम गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं, विच मीन्स दैट आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और आपका ब्रेन है वो कांस्टेंट कम्युनिकेशन में रहता है, कांस्टेंट सिग्नल्स पास करता है एक दूसरे को। सो आप देखोगे जिन लोगों का डाइट बहुत ही पुअर है, जो बहुत प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, उन लोगों में मेंटल डिसऑर्डर्स या मेंटल इलनेसेस का प्रमाण काफ़ी ज़्यादा रहता है, जैसे एंग्जाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, या इंसोम्निया हो गया, स्लीप इश्यूज हो गए। क्योंकि ये जो डाइजेस्टिव हेल्थ है, ये प्रोबायोटिक्स है, हमारे गट इंटेस्टाइन में सर्टेन न्यूरोट्रांसमिटर्स है जैसे सीरोटोनिन, डोपामिन, एसिटाइलकोलाइन, ये सारे का प्रोडक्शन और सिंथेसिस करने में मदद करता है। तो अगर आपकी गट लाइनिंग या आपकी गट हेल्थ ठीक नहीं है या डिस्टर्ब्ड है तो इस वजह से आपको आपके ब्रेन के फंक्शनिंग में या मेंटल हेल्थ इश्यूज इस फॉर्म में आपको डिटोरिएशन दिखाई देगा। दैट इज द रीजन वाई गट ब्रेन एक्सिस जो है, विच मीन्स गट से सिग्नल ब्रेन को जाता है और ब्रेन से डायरेक्ट सिग्नल गट को आता है। ये सारी चीज़ों को मेंटेन करना बहुत एसेंशियल है और आपकी डाइट और गट हेल्थ इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो ये हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ गट, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोबायोटिक, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीबायोटिक इन द फंक्शनिंग ऑफ नॉर्मल ह्यूमन हेल्थ। सो अब हम बढ़ेंगे उन चीज़ों के बारे में, उन मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करने जो हम ऑन अ वेरी डेली बेसिस करते हैं और जिस वजह से हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ है वो डिटोरिएट होने लगती है। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि उन पे टिप्स क्या है जो हम ऑन अ एवरीडे बेसिस फॉलो कर सकते हैं। सो कुछ मिस्टेक्स जो आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को ख़राब करने वाली है वो है 1, ये मिस्टेक हम इंडियंस काफ़ी रेगुलरली और मैं कह सकती हूँ कि ऑलमोस्ट 90 to 95% इंडियंस हर रोज़ करते हैं। चाय, कॉफ़ी ये हमारे डाइट का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है जो काफ़ी सारे लोग ऑन अ डेली बेसिस पीते हैं। जो बड़ी मिस्टेक हम करते हैं वो है चाय को खाली पेट सवेरे अर्ली मॉर्निंग में लेना। ये चीज़ क्या करता है, इनिशियली आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं दिखाई देंगे, बट जैसे ही आप 6 साल 5 साल या एक सर्टेन लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद अगर ये हैबिट आप रेगुलरली फॉलो करते हो तो चाय और जो कॉफ़ी है वो स्टिम्युलेंट्स है, वो आपके इंटेस्टाइनल लाइनिंग को डिस्टर्ब करेंगे, इरिटेट करेंगे। और इसी वजह से रेगुलर कंजप्शन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ चाय और टी आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को खराब करने वाली है, ईदर इन द फॉर्म ऑफ एसिडिटी और इन द फॉर्म ऑफ पाइल्स, क्योंकि ये दो चीज़ें जो है ये अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा दे हैव अ उष्ण प्रॉपर्टी, दे हैव अ वार्मिंग इफेक्ट ऑन योर बॉडी, राइट। अलॉन्ग विद दिस, अगर आप दिन में 2 कप से ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पी रहे हो तो वो भी सिमिलर काइंड ऑफ सिम्टम्स आपको आगे जाके दिखाई देने वाले हैं। तो आपको फर्स्ट टिप जो याद रखनी है वो है कि कभी भी चाय या कॉफ़ी
खाली पेट नहीं खाना है। आप जब भी मॉर्निंग में उठोगे पहले 1 या 2 ग्लास पानी पिए, फिर उसके बाद आप ड्राई फ्रूट्स थोड़े ले सकते हो या नॉर्मल फ्रूट्स ले सकते हो, मिल्क ले सकते हो, लड्डू ले सकते हो, एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम चाय और कॉफ़ी आपको वो कंज्यूम करना है मॉर्निंग में। और उस पदार्थ को खाने के 30 या 40 मिनट के बाद आपकी चाय या कॉफ़ी का कप ले सकते हो, राइट। सो ये हुई हमारी फर्स्ट टिप, डाइजेस्टिव टिप फॉर वेलनेस। सेकेंड मिस्टेक जो हम करते हैं वो है एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ जंक फूड, राइट। सो जंक फूड और प्रोसेस फूड जो होते हैं उनमें कई ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो हमारे गट सेल्स होते हैं, जो गट लाइनिंग होते हैं उसको डिस्टर्ब करते हैं, उसको इरिटेट करते हैं। और जैसे मैंने पहले भी बताया, जो सेल्स के बीच की जो लाइनिंग होती है, जो गैप होता है उसको बढ़ाते हैं। और इस वजह से क्या होता है, जो भी टॉक्सिन्स हम हमारे डाइट थ्रू लेते हैं, फूड थ्रू लेते हैं, वो गट से लीक होने लगते हैं। उसे हम कहते हैं लीकी गट सिंड्रोम। सो उन स्पेसेस से वो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में सर्कुलेट होने लगते हैं और अलग अलग सिस्टम्स और ऑर्गन्स को वो नेगेटिव वे में अफेक्ट करने लगते हैं। तो सेकेंड टिप जो आपको याद रखनी वो है कि प्रोसेस्ड फूड्स और जंक फूड्स का कंजम्पशन कंट्रोल्ड मात्रा में आपको होना चाहिए। आपका जो डाइट है वो 70 to 80% ऑफ द टाइम शुड बी अ हेल्दी होम कुक डाइट विच इज़ अ बैलेंस्ड डाइट। सारे फूड ग्रुप्स का उसमें इंक्लूजन होना चाहिए। और द 20 to 30% ऑफ योर डाइट कैन बी द जंक फूड और द प्रोसेस्ड फूड। अनदर टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो है कि आप चीट डेज को प्लान मत करिए, चीट मील को प्लान करिए। क्योंकि क्या होता है, आप पूरा दिन चीट डे फॉलो करते हो, पूरा दिन प्रोसेस्ड जंक फूड, बाहर का फूड खाते हो, तो ओवर कंजम्पशन ऑफ जंक फूड होता है। इसके बजाय आप चीट मील्स ऐसे कर सकते हो कि एक हफ्ते में 1 या 2 चीट मील्स आप आपके जो मनपसंदीदा आपका फूड है वो प्लान करो, बाहर जाओ, खाओ, राइट। सो इस वजह से क्या होगा, आपका कंट्रोल्ड ईटिंग ऑफ जंक फूड होगा इंस्टेड ऑफ ईटिंग एक्सेसिव जंक फूड। सो ये हुई हमारी सेकेंड डाइजेस्टिव टिप। थर्ड टिप इज अवॉइड एक्सेसिव स्मोकिंग एंड अल्कोहल। ये दोनों भी चीज़ें अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में करोगे तो इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट नॉट ओनली योर डाइजेस्टिव हेल्थ but also your sleep, your skin health, your lung health, respiratory health, etc. So आपको ध्यान रखना है कि you have to stay away from alcohol and smoking as much as possible। जितना possible हो आप अल्कोहल और स्मोकिंग से दूर रहे, वही आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। फोर्थ टिप जो आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को हेल्दी रखेगी, प्रॉपर रखेगी, वो है आप जब भी कोई मील खा रहे हो, जब भी खाना खा रहे हो, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको आपके पेट को 100% तक फुल करना नहीं है। ये चीज़ हम ऑन अ डेली बेसिस कॉमनली मिस्टेक हम लोगों से होती ही है। क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि हमें लगता है हम कम खाना खा रहे हैं, या घर से प्रेशर होता है कि आप ठीक से खाना नहीं खा रहे हो, खाओ 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 और ज़्यादा खाओ। बट आयुर्वेदा ऐसे कहता है कि अगर आपके स्टमक की कैपेसिटी 100% है तो आप उसको मतलब बलून के जैसा आप उसको इमेजिन कर सकते हो। तो उसमें 1/3 ऑफ द पोर्शन ऑफ योर स्टमक, आपका जो पेट है, वो आपके फूड से भरना चाहिए। नेक्स्ट 1/3 ऑफ द पोर्शन जो है वो लिक्विड फ्लूइड्स से भरना चाहिए, और जो अनदर 1/3% है वो खाली रहना चाहिए, राइट, अंडरस्टूड। 1/3 पोर्शन आप जो खाना खा रहे हो उससे भरना चाहिए, 1/3 पोर्शन शुड बी फिल्ड बाय लिक्विड्स जैसे पानी, बटर मिल्क, दाल, जो थिन ऐसे
कंसिस्टेंसी में है और 1/3 पोर्शन जो है वो फ्री रखना चाहिए, वेकेंट रखना चाहिए। सो अगर जब आप ऐसे करोगे तब जो आपका फूड आपने खाया है उसकी चर्निंग में, उसकी मूवमेंट में, उसके डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन में आपकी बहुत मदद होगी। वरना आपका अगर स्टमक पूरा भर गया है, पूरा पैक हो गया है, तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे वो लोड पड़ने लगता है, राइट? और आपके बॉडी की काफ़ी एनर्जी जो है पूरे डाइजेशन में लग जाती है, इंस्टेड ऑफ गिविंग दैट एनर्जी ऑन इम्यूनिटी और अदर इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस जो आपके बॉडी में होते हैं। सो ये टिप आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप खाना खा रहे हो, यू हैव टू रिमेंबर कि आपका पेट 80 to 85% तक आपको फुल करना है और जो लास्ट के 20 या 15% है आपको खाली रखना है, सो दैट जो आपकी डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन हो और आपको मील खाने के बाद लाइट और एनर्जेटिक फील हो और ना कि हैवी और लेजी, राइट? सो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये थी हमारी अगली टिप। अब नेक्स्ट टिप ये है कि हम लोग को अभी आदत हो गई है, हम सभी लोगों को, कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की। कुछ भी छोटी छोटी चीज़ हो उस पर हम स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। उसको छोड़ के बहुत सारी बड़ी चीज़ें होती है, काम होता है, करियर होता है और कहीं फैमिली इश्यूज़ होते हैं, राइट? उन सब चीज़ों को लेके हम इतना स्ट्रेस लेते हैं कि हम नॉर्मल रहना भूल जाते हैं। सो रिसर्च ये बताता है जब आप एक्सेसिव स्ट्रेस में रहते हो तब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हैम्पर होने लगता है। जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उनका सिक्रीशन प्रॉपरली नहीं होता है और डाइजेस्टिव प्रोसेस हिंडर होता है, स्लो हो जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। सो आपको ये थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा कि अगर आप स्ट्रेस्ड भी हो तो भी जब भी आप मील खा रहे हो तब शांत रह के, डिस्ट्रैक्शंस आपके आजू बाजू ना रहे कुछ भी, और आपका माइंड एकदम पीसफुल हो, ताकि जो आप मील खा रहे हो वो खाते टाइम आप हैप्पी फील करो और जो मील है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो और उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ठीक से आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए, राइट? सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप दैट हमें ऑन अ डेली बेसिस फॉलो करनी ही चाहिए, राइट? सो अगली नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप है, जब भी हम खाना खा रहे हैं तब हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे आजू बाजू मिनिमम टू मिनिमम डिस्ट्रैक्शन है। सो अलग अलग प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस हम लोग करते हैं जब भी हम खाना खाते हैं, जैसे एक दूसरे से बात करना, टीवी देखना, मोबाइल देखना, राइट? सो ये सारी चीज़ें जब भी हम करते हैं तब हमें पता नहीं लगता कि हमारा जो खाना है वो कितने अमाउंट में खा रहे हैं, राइट? सो कभी कभी ये हो जाता है कि हम बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं और इसी वजह से एक्सेसिव कैलोरी कंजम्पशन हो जाता है और हमारा स्टमक बहुत ज़्यादा ओवर स्टफ कर लेते हैं, राइट? सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोई भी मील खा रहे हो तो मिनिमम टू मिनिमम डिस्ट्रैक्शंस हो, ना बात करिए किसी से, ना मोबाइल देखिए, ना टीवी, ना गाने सुनना। आपको इंश्योर करना है कि आप का फोकस आपके खाने पे, आपके मील पे सबसे ज़्यादा हो और सारे डिस्ट्रैक्शंस आपको अवॉइड करने हैं, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट एक और एक चीज़, लास्ट टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ ये है कि बस मुझे खाना अवेलेबल है, आजू बाजू है, मुझे कोई ऑफ़र कर रहा है, इस वजह से मत लेना। अगर आपको सच में भूख लगी है तभी आपको खाना खाना चाहिए, स्पेशली अगर आप ओबीस हो तो। सो ये थी हमारी लास्ट टिप ऑफ द सेशन। सो थैंक यू। आई होप आप सबको ये सेशन यूज़फुल, एजुकेटिव और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आई होप आप सभी इन टिप्स को आपके डेली लाइफ में फॉलो करेंगे और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा ये सेशन लगा। अगर आपको 1-on-1 कंसल्टेशन लेना है तो आप मुझे getfitwithdmd@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं ताकि हम आपका
हेल्थ और हम आपकी हेल्थ और फिटनेस जर्नी को पर्सनलाइज्ड वे में सॉल्व कर सके, आपकी मदद कर सके। धन्यवाद। हेलो एवरीवन। सभी से सादर नमस्ते। आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ आपसे कुछ हेल्दी हेल्दी बातें करने के लिए। मेरा नाम है निधि जैन और मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आज हम देखते हैं कि अपने आसपास बहुत कॉमन सी हमें ये बातें सुनाई देने लगी है कि किसी को थायराइड हो गया है, किसी को पीसीओडी हो गया है, किसी को डायबिटीज हो गया है। सो ये सारी बीमारियां के नाम तो बड़े बड़े हैं, बट व्हाट इज द कॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस? सो इन सभी का कॉज होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। ये बहुत कॉमन सी चीज है और एक्चुअली नेचुरली भी आपके जीवन में कई बार ये चीजें होती हैं, जैसे प्यूबर्टी पे होती है, प्रेगनेंसी में, पोस्ट प्रेगनेंसी या मेनोपॉज में। दीज आर ऑल नेचुरल थिंग्स टू हैपन। बट कभी अगर फॉर सम रीजन अगर ये अननेचुरल तरीके से, लाइक जब ये नहीं होना चाहिए तभी हो जाती हैं, तो ये आपकी लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स खड़े कर सकती हैं, भले छोटे भले बड़े। सो आज आइए हम समझते हैं कि व्हाट इज दिस हार्मोन, ये इसके कॉजेस क्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस के इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और क्या ऐसे छोटे छोटे इजी, आसान और इफेक्टिव तरीके हैं जिससे हम अपने हॉर्मोन्स को मैनेज कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। हाँ जी। सो आइए सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर हॉर्मोन्स, व्हाट डू दे डू, एंड व्हाट इज हार्मोनल इम्बैलेंस। हॉर्मोन्स आर केमिकल्स दैट कोऑर्डिनेट डिफरेंट फंक्शंस इन योर बॉडी। बेसिकली हमारी बॉडी ही बनाती है, एंड दीज आर केमिकल्स जो बॉडीली फंक्शंस को निभाते हैं। हॉर्मोन्स बहुत सारे फंक्शंस निभाते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, growth and development, sexual functions of the body, reproduction functions of the body, sleep wake cycle, mood, and even homeostasis. ये ये और ऐसे और बहुत सारे फंक्शंस हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में निभाते हैं। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स इन आवर बॉडी। कुछ बहुत कॉमन है, आपने सुने भी होंगे, जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, इंसुलिन, कॉर्टिजोल, ग्रोथ हार्मोन, एड्रेनलिन एंड थायराइड हार्मोन्स। सो बेसिकली ये बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, और फिर इसके अंदर बाइफर्केशन होके देयर आर मेनी मोर हॉर्मोन्स इन आवर बॉडी। अब ये सारे जो हॉर्मोन्स हैं ये अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन अलग अलग निभाते हैं, बट क्या होता है अगर इनके सिक्रीशन में, लाइक इफ द बॉडी इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस देम प्रॉपरली, or if the hormones are not able to function properly, so then starts the cycle of hormonal imbalance. Like पहले एक hormone imbalance होगा, and that will start affecting the other hormones. Always remember, बॉडी में कोई भी एक चीज होती है तो वो उससे रिलेटेड दो तीन फंक्शंस और को इफेक्ट करती है। सो ऐसे कभी नहीं होगा कि हाँ एक चीज से आपका एक चीज हो गया एंड दैट इज ओवर। ऐसे नहीं होता है। हॉर्मोन्स अगर एक इम्बैलेंस होता है तो इट विल डेफिनेटली अफेक्ट द अदर हॉर्मोन्स ऑल्सो। नाउ हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि इसका प्रोडक्शन ना हो या इसका फंक्शनिंग बराबर ना हो, और इसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स और हेल्थ कंडीशंस, जैसे इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, मूड स्विंग्स, वेट गेन, फटीग या इवन वेट लॉस, इनफर्टिलिटी, डिस्टर्बेड मेटाबॉलिज्म, ऐसे कई सारी प्रॉब्लम्स हमें दिखाई देती हैं। और ये तो छोटी प्रॉब्लम्स है, इट कैन ऑल्सो लीड टू सम मेजर इश्यूज लाइक डायबिटीज और पीसीओडी या इवन इनफर्टिलिटी। नाउ सम हार्मोनल इम्बैलेंसेस आर टेम्पररी, जैसे कुछ टाइम के लिए होता है और सॉल्व हो जाता है, बट सम कैन बी क्रॉनिक, और सम, लाइक आई थिंक कि मेजोरिटी हार्मोनल इम्बैलेंस जो इश्यूज हैं हमारी लाइफ में, वो हम अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छा खाना, एक्सरसाइज एंड ऐसी दो तीन चीजें और अगर हम करें तो इसे हम अचीव कर सकते हैं। सो नाउ जब हम देख चुके हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस क्या होता है, आइए देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। हार्मोनल बैलेंस अगर आपके पास में है तो आप इसमें से वन और मे बी मोर सिम्टम्स you'll observe in your body. Some basic symptoms, some very common symptoms faced are
मेंस्ट्रुअल चेंजेस, लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल का रेगुलर ना होना, इरेगुलर होना, या तो नो ब्लीडिंग या तो एक्स्ट्रा ब्लीडिंग, इस तरीके से। देन हेयर इश्यूज, लाइक अगर आपने सडनली नोटिस किया है कि आपके बाल बहुत ड्राई हो गए हैं, या देर इज लॉट ऑफ हेयर लॉस एंड दिस इज नॉट योर नेचुरल वे, सो देन इट कुड बी अ रीजन फॉर हार्मोनल इम्बैलेंस। आप स्किन इश्यूज भी देख सकते हो, लाइक एक्ने होना, या एक्सेसिवली ड्राई स्किन होना, या पैची स्किन होना। This could also be a sign of hormonal imbalance. Now, there could be issues with your reproduction system as well, and there will be weight changes are very common. या तो weight loss बहुत हो जाएगा, या weight gain बहुत हो जाएगा। There will be also some mood and sleep changes. Like if you are feeling very irritated, बहुत चिड़चिड़ हो रही है, किसी चीज में मन नहीं लग रहा है, so this could be related to hormonal imbalance. Some people also face a lot of issues with their sleep, like या तो बहुत ज्यादा नींद आती है, या तो नींद नहीं आना। अगेन फटीग, थकान महसूस होना, इवन आफ्टर व्हेन यू स्लेप्ट प्रॉपरली इन द नाइट, बट आप सुबह उठते हो और अगर आपको बहुत थकान महसूस हो रही है, या अगर आप खाना खा रहे हो, आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये सारी चीजें हो रही हैं, so this could be signs of hormonal imbalance. Some other issues commonly faced can be nervousness, anxiety, irritability, blurred visions, and thinning of hair, depression, जैसे महसूस होना, symptoms होना. These are also related to hormonal imbalance. अब ये हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंस, सॉरी, जो इतना कॉमन हो गया है, जो हम हर जगह देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसके रीजंस क्या है? क्यों पहले ये हमारे पूर्वजों में शायद इतना कॉमन नहीं था, अदर हमारी जनरेशन तक भी शायद इतना कॉमन नहीं था, बट आज हम देखते हैं कि जो यंगर जनरेशन है वो भी इससे बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रही है। सो व्हाट आर द कॉजेस? सो आइए देखते हैं कि कॉजेस क्या हो सकते हैं। सबसे पहले, द मेजर कॉज इज क्रॉनिक स्ट्रेस। स्ट्रेस, थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना इज ऑफ कोर्स गुड फॉर योर बॉडी, लाइक पॉजिटिव स्ट्रेस, लाइक कि आपने एग्जाम का स्ट्रेस लिया, आपने अच्छी पढ़ाई करी एंड यू गॉट गुड मार्क्स। बट जब ये क्रॉनिक स्ट्रेस हो जाता है बिकॉज ऑफ क्रॉनिक स्ट्रेस ड्यू टू पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ, सो इट कैन रिजल्ट इन टू हार्मोनल इम्बैलेंस। देन सेकेंड मेजर पार्ट इज पुअर डाइट एंड न्यूट्रिशन। हम सोचते हैं कि हम अच्छा खाना खा रहे हैं, बट जाने अनजाने हम इतना ज्यादा जंक फूड, इतना ज्यादा प्रोसेस्ड फूड कंज्यूम कर रहे हैं, और इसके वजह से जितने भी एडिटिव्स, प्रेजर्वेटिव्स, या एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा सॉल्ट, आर्टिफिशियल कलर्स जो हमारी बॉडी में जा रहे हैं, दे क्रिएट hormonal imbalance. Some other causes are obesity, या अगर आपने बर्थ कंट्रोल मेडिकेशंस लिए हैं, या हार्मोनल रिप्लेसमेंट की आपने कोई थेरेपी ली है, तो दैट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन टू हार्मोनल इम्बैलेंसेस। मिसयूज ऑफ मेडिकेशंस, अगर कोई बहुत हैवी स्टेरॉयड मेडिकेशन है, या बहुत हैवी मेडिकेशन है और उसका मिसयूज हो जाए, इट कैन रिजल्ट इन टू हार्मोनल इम्बैलेंस। एंड देन वन मेजर कॉज जो हम आगे जाके बहुत अच्छे से डीप में डिस्कस करेंगे इज एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स, pollutants and endocrine disrupting chemicals, जिसे हम EDCs कहते हैं, including pesticides and herbicides. So these are basically the some causes that we have listed over here. There could be, of course, many more causes, but these are the basic lifestyle related causes. आइए अब चलते हैं, देखते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस जो हम देख रहे हैं, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी जैसी चीजें बढ़ रही हैं, डायबिटीज जैसी चीजें बढ़ रही हैं, या PCOD जैसी चीजें बढ़ रही हैं, इसका इलाज क्या है? सबसे अच्छी बात है कि हार्मोनल इम्बैलेंस का मेजॉरिटी इलाज जो है वो आपकी लाइफस्टाइल में है, आपके फूड में है, आपकी स्लीप में है, आपकी एक्सरसाइज में है, और छोटी मोटी लाइफस्टाइल चेंजेस में है। ये जितनी बड़ी बीमारी लगती है, इसके इलाज उतने ही सिंपल हैं, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम ये बात समझें, ताकि इसका जो इलाज है वो डॉक्टर से नहीं, पर कि घर पे अच्छी चीजों के साथ में और अच्छी आदतों के साथ में स्टार्ट हो।
आइए सबसे पहले देखते हैं फूड। नाउ अ हेल्दी डाइट जिसमें जंक फूड ना हो, प्रोसेस्ड फूड ना हो, बहुत लंबे समय तक हमें हेल्प कर सकती है टू मेंटेन आवर हार्मोनल बैलेंस। जैसे सर्टेन न्यूट्रिएंट्स कैन can influence the production, release, and balance of hormones, affecting overall health. A hormone balancing diet includes food rich in vitamins, minerals, and healthy fats, जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को सपोर्ट करते हैं और हमारे हार्मोनल बैलेंस को भी सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो फ्लैक्स सीड्स में पाए जाते हैं, ये हमारे हार्मोन्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइटो एस्ट्रोजेंस जो एस्ट्रोजन की कॉपी होते हैं, ये हमारे हॉर्मोन्स को भी लेवल करने में फीमेल्स में बहुत हेल्प करता है। सो आइए देखते हैं और डिटेल्स में। लीफी ग्रीन्स, सलाद पत्ती जिसे हम कहते हैं, या ग्रीन वेजिटेबल्स, ये मैग्नीशियम में हाई होती है और पीएमएस के सिम्टम्स कम करने में ये बहुत हेल्प करती है एंडोक्राइन सिस्टम को। दे आर वेरी हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमारे हार्मोन हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। नेक्स्ट इज नट्स। नट्स एंड स्पेशली वॉलनट्स एंड आलमंड्स, ये विटामिन ई में रिच होते हैं और हेल्दी फैट्स भी इसमें होते हैं जो हमारी बॉडी में जो ओवरऑल इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसको कम करते हैं एंड इट सपोर्ट्स हार्मोन प्रोडक्शन। नाउ सर्टेन सीड्स आर आल्सो वेरी यूजफुल, जैसे कि पंपकिन सीड्स, सेसमे सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स। इन सीड्स में जिंक और सेलेनियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है जो हमारे थायराइड फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अदर हॉर्मोन्स को रेगुलेट करने में भी ये बहुत फायदेमंद रहती है। सम गुड फैट्स जैसे कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल is also very supportive of the endocrine system and particularly for the stress hormones. Now certain fruits like berries, berries antioxidants में बहुत रिच होते हैं, ये इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और एड्रिनल हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। वन अदर थिंग जो आप घर पे रोज एंजॉय कर सकते हो वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट्स में हाई है और ऑफ कोर्स आपको कोई भी चीज बहुत ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, तो अगर आप ग्रीन टी भी ले रहे हैं तो मैक्सिमम 2 to 3 कप्स इन अ डे आपको लेना चाहिए। बट ग्रीन टी हार्मोनल बैलेंस क्रिएट करने में बहुत सपोर्ट करती है। देन अगेन सम सिंपल चीजें जैसे हल्दी है जो हमारे भारतीय खाने में रोज के बेसिस पे यूज होती है, जैसे घर का बना हुआ दही है। दही आप हम सभी जानते हैं कि गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और जितनी अच्छी हमारी गट हेल्थ होती है उतना अच्छा हमारा हार्मोनल बैलेंस होता है। देयर आर सम अदर थिंग्स, सम टेस्टी थिंग्स ऑल्सो, जैसे डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट में अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम और फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं और इसके लिए ये हमारे मूड और स्ट्रेस लेवल्स को कम करने में बहुत हेल्प करता है। देन देर आर अदर गुड थिंग्स लाइक एवोकाडोज, देयर इज ब्रोकली। ये दोनों चीजें भी, these are very high in good fats and they support in our hormonal balance. देन फ्लैक्स सीड्स, अलसी जिसे हम कहते हैं, ब्राउन कलर की होती है छोटी, ये एक सुपर फूड मानी जाती है फॉर हार्मोनल बैलेंस। इसमें इट इज रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इंप्रूव द प्रोडक्शन ऑफ योर हॉर्मोन्स। टिपिकली मेनोपॉज में क्या होता है, आपकी बॉडी का जो प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है, अफेक्ट होने लगता है। एंड इफ यू हैव लाइक 2 teaspoons of grounded flax seeds every day, it will support your hormone production in the longer run. And it is excellent for females for their reproductive health. So ये थी कुछ चीजें, एंड these are some very simple things जो आपको घर पे मिलती हैं और आप ये अगर खाएंगे तो डेफिनेटली आपका हार्मोनल बैलेंस बढ़ेगा। ये तो था कि आपको क्या खाना चाहिए, अब ये भी सुनते हैं कि आपको क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले जो सबसे डेंजरस चीज जो हमारे घर में आज रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है वो है प्रोसेस्ड फूड। Processed food is laden with artificial colors, artificial additives, preservatives, bad oil, bad ghee, bad quality ghee, then extra salt, extra sugar. And all of this is extremely, extremely harmful for your endocrine system. So अगर आप चाहते हैं
कि हमारा और हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का एंडोक्राइन सिस्टम अच्छा रहे, हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी प्रॉब्लम्स हमें ना हो। सो द बेस्ट थिंग इज कि घर का बना हुआ फ्रेश लोकल सब्जियां जो हमारे यहाँ मिलती है, और घर का खाना जो भारतीय खाना होता है, दाल चावल सब्जी रोटी सैलड दही, घर का बना हुआ पनीर, घर का बना हुआ घी, गुड क्वालिटी ऑयल, ये सारी चीजें आप यूज कीजिए। टेक अ गुड सर्विंग ऑफ हेल्दी सीड्स, हेल्दी नट्स, ऑफ कोर्स गिनी हुई मात्रा में खाना चाहिए ये सब चीजें। पर अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आपकी सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें से सॉल्व हो सकती हैं। और आपको क्या नहीं खाना है? ब्रेड्स, बिस्किट्स, बाजार का लाया हुआ पैकेट वाला नमकीन, बाजार के लाए हुए केक्स, बेकरी आइटम्स, और इस सॉसेस, जैम्स, केचप्स, विच आर लेडन विथ ईडीसीज, ये अगर हम खाना कम कर देंगे तो डेफिनेटली हमारी प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो सकती है। The other most important thing after food is exercise. एक्सरसाइज ना सिर्फ हमारा मूड अच्छा रखता है, हमारे शरीर को भी अच्छा रखता है, और हमारी हार्मोनल बैलेंस के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। 30 minutes of elevated heart rate exercise every day will help you in balancing the hormones. अगर आप सिर्फ आधा घंटा एवरी डे एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज मीन्स आपका हार्ट रेट बढ़ना चाहिए। अगर आप स्लो टहलने निकले हो गार्डन में तो दैट इज नॉट काउंटेड एज एक्सरसाइज, इट इज एक्टिविटी बट इट इज नॉट एक्सरसाइज। It will also improve your fat metabolism and help in weight management. It is also essential for good sugar management in the body. एक्सरसाइज ऑल्सो हेल्प्स यू स्लीप बेटर। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो हॉर्मोन्स बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं वो आपको सोने में हेल्प करेंगे। स्टडीज हैव शोन दैट एक्सरसाइज इंक्रीजेस डोपामिन लेवल्स इन द ब्रेन एंड सब्सिक्वेंटली डिक्रीज स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। एक्सरसाइज करने से डोपामिन लेवल, डोपामिन इज ऑल्सो हार्मोन, इट्स अ फील गुड हार्मोन, जो रिलीज होते हैं उससे आपकी मेंटल हेल्थ जैसे स्ट्रेस है या डिप्रेशन है, ये सारा भी कम होता है। सो एक 30 minutes ऑफ एक्सरसाइज एवरी डे इज गोइंग टू ब्रिंग यू सो मेनी गुड थिंग्स इन योर लाइफ। जब आपकी बॉडी में डोपामिन लेवल्स बढ़ जाते हैं तो जो एक स्ट्रेस के कारण जो कंटिन्यूस अनईजी लेवल, अनईजी हम फील करते हैं, या हम एंजाइटी फील करते हैं, या हम इरिटेटेड फील करते हैं, वो भी कम हो जाता है। सो और मैंने तो अपने जितने भी मेरे काफी सारे क्लाइंट्स आते हैं विथ हार्मोनल इम्बैलेंसेस, मैंने सभी के साथ में ये एक्सपीरियंस किया है कि जैसे जैसे उनकी एक्सरसाइज बढ़ती है उनके फैट लॉस हो जाता है, बॉडी वेट कम होता है, हॉर्मोन्स दे स्टार्ट बैलेंसिंग देमसेल्स, खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है, वो सोते अच्छे से हैं। सो ओवरऑल आपकी पूरी बॉडी जो है वो एक बेटर बेटर हेल्थ की जोन में शिफ्ट हो जाती है। So exercise after food, exercise is the best thing that you can do to yourself for balancing your hormones. Next comes sleep. आप सोच रहे होंगे कि स्लीप और हार्मोनल बैलेंस में कहाँ क्या संबंध है, दोनों इतनी डिफरेंट चीजें हैं, कैसे दोनों में कोई इंटरकनेक्शन हो सकता है? पर आप गलत हैं। स्लीप हॉर्मोन्स बैलेंसिंग करने के लिए सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। आजकल क्या हो रहा है, हमारी इतनी मॉडर्न लाइफ है, किसके पास में सोने का टाइम नहीं है। हम देर रात तक टीवी देख रहे हैं, देर रात तक फोन देख रहे हैं, लैपटॉप पर बैठे हैं, लेट सो रहे हैं, सुबह फिर ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, तो हम जल्दी जल्दी उठ रहे हैं। और इन सारे चक्कर में हम एक चीज मिस कर देते हैं जो है पीसफुल स्लीप। सी द थिंग इज कि आपकी बॉडी एक सर्काडियन रिदम के हिसाब से बनती है। सर्काडियन रिदम अपनी बॉडी का एक अपना क्लॉक है, और अकॉर्डिंग टू दिस क्लॉक वो एक पर्टिकुलर गिवन टाइम पे एक पर्टिकुलर हार्मोन प्रोड्यूस करती है। ये अपनी बॉडी का एक अपना क्लॉक है। पर इसके लिए बॉडी सोना भी चाहती है। सम हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन यू आर डीप asleep। और अगर आप सो ही नहीं रहे, लगा आप कंटिन्यूअस एक स्ट्रेस के इसमें जी रहे हो, अगर आपकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिल रहा है तो बॉडी गेट्स कंफ्यूज कि मुझे ये प्रोड्यूस कब करने हैं हॉर्मोन्स, और मे बी नहीं करने हैं। सो दैट इज हाउ स्लीप अफेक्ट्स योर हॉर्मोनल बैलेंस। सो
lack of sleep triggers stress responses in the body, leading to increased production of stress hormones also. आप जितना कम सोएंगे कॉर्टिसोल उतना ज्यादा ज्यादा प्रोड्यूस होगा। एंड मैंने जैसे कि बताया था कि यदि एक हार्मोन में भी इम्बैलेंस हो जाता है तो इट विल स्टार्ट अफेक्टिंग द अदर हार्मोन्स इन द बॉडी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक 7 से 8 घंटे की स्लीप अच्छे से ले, उसमें अपनी बॉडी को रेस्ट दे, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आप सोएं और एक पर्टिकुलर टाइम पे जाग जाएं। जैसे अगर इफ योर आपका रूटीन आपको परमिट करता है कि आप 10:30 एवरी डे यू शुड स्लीप, तो ट्राई और इसको हैबिट बनाइए कि एवरी डे बाय 10:30 यू शुड स्लीप। 10-15 मिनट आधा घंटा ऊपर नीचे इज ओके। बट एक दिन आप बोले अगर मैं 10:30 को सो जाऊं और दूसरे दिन मैं रात में 1 बजे सो, तो आपकी बॉडी को नींद भी नहीं आने वाली है, एंड देर इज वेयर द प्रॉब्लम विल स्टार्ट। सो हमें ये ध्यान देना है कि स्लीप हमें अच्छे से लेनी है। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देर आर सम सिंपल टिप्स दैट यू कैन डू। अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज कीजिए। ओके, सो ट्राई स्लीपिंग एंड वेकिंग अप एट सेम टाइम एवरी डे। एक स्लीप कंड्यूसिव एनवायरनमेंट आप अपने बेडरूम में बनाइए जिसमें टेम्परेचर अच्छा हो, लाइट ना हो, क्लटर ना हो, स्क्रीन ना हो। ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो यू विल फाइंड इट इजियर टू स्लीप। स्ट्रेस रिड्यूसिंग एक्टिविटीज में आप एंगेज कीजिए खुद को, जैसे योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, या सम सिंपल रीडिंग बिफोर यू गो टू स्लीप। ऑल दिस विल ऑल्सो हेल्प। एज फार एज फूड इज कंसर्न, फूड दैट आर रिच इन मैग्नीशियम जैसे मिल्क, कैश्यूज, चॉकलेट, ये सारी चीजें आपको सोने में हेल्प करेंगी। ऑल्सो डेफिनेटली डिक्रीज योर स्क्रीन टाइम थ्रू आउट द डे, और सोने से पहले तो डेफिनेटली नो स्क्रीन एक्सपोजर रियली हेल्प्स। ऑल्सो खाना आपको सोने के 2 घंटा पहले मिनिमम खा लेना चाहिए सो दैट द फूड इज वेल डाइजेस्टेड बिफोर यू गो टू स्लीप। सो ये थी कुछ चीजें स्लीप के बारे में। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट टू मेंटेनिंग स्ट्रेस लेवल्स। स्ट्रेस लेवल्स मेंटेन ऑफ कोर्स होते हैं, हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस आता है, कभी एग्जाम्स का, कभी प्रोफेशन का, कभी कोई और चीजों का। सो इसे हम मैनेज कैसे कर सकते हैं? देर आर सम वेरी सिंपल थिंग्स। सबसे पहले एंगेज कीजिए कुछ अच्छी हॉबीज जो आपको पसंद है, जैसे स्लो म्यूजिक हो गया, या मे बी डांस हो गया, या रीडिंग हो गया, या आर्ट हो गया, एनीथिंग दैट यू लाइक। थोड़ा टाइम निकालिए कुछ अच्छी स्ट्रेस फ्री एक्टिविटीज के लिए। बाहर नेचर में जाना, नेचर में घूमना, नेचर में कुछ एक्टिविटीज करना ऑल्सो हेल्प्स इन मैनेजिंग स्ट्रेस। लिसनिंग टू स्लो म्यूजिक, और मे बी टेकिंग अप अ स्पॉट जो आपको पसंद है, प्लेइंग गेम्स एट होम, सम सिंपल गेम्स। ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे फ्रेंड्स के साथ में टाइम स्पेंड करना, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करना। दीज आर सिंपल थिंग्स बट दीज विल रियली हेल्प इन स्ट्रेस मैनेजमेंट। Now, coming to most important topic in today's session, lifestyle changes. लाइफस्टाइल चेंजेस इसीलिए जरूरी हैं क्योंकि ये जो खराब आदतें ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी है, और जब तक हम इन्हें चेंज नहीं करेंगे तो नो अमाउंट ऑफ मेडिसिन या नो अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज इज गोइंग टू हेल्प अस, जब तक हम अपनी लाइफ में ये सारे चेंजेस नहीं ला सकते। Yes, I'm talking about EDCs. EDCs are called endocrine disrupting chemicals. ये वो केमिकल्स हैं जो हमारे बॉडी में जो प्रोड्यूस होते हैं हॉर्मोन्स, उनको इमिटेट करते हैं, या उनके प्रोडक्शन में बाधा डालते हैं, या उनके फंक्शनिंग में बाधा डालते हैं। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारी लाइफस्टाइल में आ चुकी हैं, जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को प्रॉब्लम दे रही हैं? तो आइए देखते हैं सम वेरी बेसिक थिंग्स जो आप अपने घर में चारों ओर देखेंगे। सबसे पहले बीपीए, जो प्लास्टिक्स में पाया जाता है। देन देर आर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, देर आर फैटलेट्स, देर आर एडिटिव्स, आर्टिफिशियल डाइज, आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट्स, even shampoos, conditioners that are laden with parabens and sulfates। ये सारी चीजें जो हैं ये छोटी छोटी मात्रा में आपके जीवन में आ रही है, आपकी बॉडी में एंटर कर रही है, और जाने अनजाने आपके हॉर्मोन्स को इफेक्ट कर रही है। सो थोड़ा इनके बारे में
और डिटेल्स में समझते हैं। एडिटिव्स जैसे कि फ्लैटलेट्स या आर्टिफिशियल डाइज या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कॉमनली यूज होते हैं प्रोसेस्ड फूड्स में। ये ईडीसीज हैं जो हमारी नॉर्मल एंडोक्राइन फंक्शन को डिस्टर्ब कर सकते हैं, लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव इश्यूज, डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्मोनल रिलेटेड इश्यूज। अब जब हम बीपीए की बात कर रहे हैं तो बीपीए आता है प्लास्टिक से, एंड स्पेशली प्लास्टिक जब वो गर्म हो जाता है। सो बहुत एक सिंपल सी छोटी सी चीज है जो हम बिस्लरी का पानी यूज करते हैं, सॉरी नॉट बिस्लरी, सम मिनरल वाटर यूज करते हैं। अब प्रॉब्लम तब आती है, पानी में कोई इश्यूज नहीं है, बट अगर आप उसे धूप में रख दे, फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज लाइंग इन योर कार फॉर से 6 घंटा 8 घंटा आप ट्रैवल कर रहे हो और आपने रख लिया, और अगर वो गर्म हो जाता है, जैसे कार में रखने के बाद में धूप पड़ रही है और वो गर्म हो जाता है, तो दैट प्लास्टिक विल ऑल्सो स्टार्ट रिलीजिंग सम अमाउंट ऑफ बीपीए इनटू द वाटर। और जब आप इसको लार्ज अमाउंट्स में कंज्यूम करते हैं तो ये आपके शरीर को प्रॉब्लम देता है, हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करता है। सिमिलरली अगर हम प्लास्टिक कंटेनर्स को माइक्रोवेव में गर्म करते हैं या गर्म पानी के अंदर डालते हैं तो दे विल स्टार्ट लीचिंग आउट बीपीए। सो हमें क्या करना है, वी हैव टू स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक। वैसे भी ये हमारी प्लानट के लिए अच्छा नहीं है, ना ही हमारी सेहत के लिए अच्छा है। सो इसके ऑप्शंस बहुत इजी है, आप स्टील की बॉटल्स यूज कीजिए, स्टील के बर्तन, कांच के बर्तन यूज कीजिए जिसमें बीपीए नहीं होता। नाउ मूविंग अहेड टू प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड आर लेडन विद, जैसे भी मैंने आपको पहले भी बताया, दे कंटेन लॉट्स ऑफ एडिटिव्स। एडिटिव्स इस खाने में ऐड किया जाता है उनका फ्लेवर बढ़ाने के लिए, उनका टेक्सचर बढ़ाने के लिए, उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, और उसको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। जैसे आर्टिफिशियल कलर्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, ये सारे प्रोसेस्ड फूड में पाए जाते हैं। नाउ सम ऑफ these additives have been identified as EDCs, एंड ये पोटेंशियली आपके एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। जब ये आप अपने डेली यूज में इसको खाने में कंज्यूम करना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली ये आपके लिए हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करेगा। नाउ देर आर सेवरल अदर ईडीसीज जो हमारे जीवन में आ चुके हैं थ्रू वेरियस वेज, जैसे परफ्यूम्स, फ्रेग्रेंसेस, वाटर सोर्सेज, इवन पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स जो हमारे हमारे अनाज में आज आ चुके हैं। ये भी हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा थ्रेट पोज करते हैं एज फार एज हार्मोनल बैलेंस इज कंसिडर्ड। सो हम इसमें क्या कर सकते हैं, लाइक मैंने आपको पहले बताया कि प्रोसेस्ड फूड खाना हम कम करें, जितना हो सके हम घर का बना हुआ हेल्दी खाना खाएं, हम बेकरी प्रोडक्ट्स यूज करना बंद करें, प्लास्टिक यूज करना बंद करें। व्हेन यू आर चूजिंग योर कॉस्मेटिक्स या आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो तो उसमें ध्यान दीजिए, उसके लेबल्स पढ़िए, देखिए कि कहीं उसके अंदर कोई ईडीसीज तो नहीं है, जैसे सल्फेट्स हैं, पैराबिन्स है या फ्लैटलेट्स हैं, ये सारे नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जब आप अपने बाल भी कलर कर रहे हैं तो गो फॉर सम ऑर्गेनिक थिंग्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट। इसके अलावा अगर आप और आगे हम बढ़ना चाहते हैं तो वी कैन यूज ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन आर डेली लाइफ। आई नो कि ये बहुत सब जगह इजीली अवेलेबल नहीं होता है, बट द बेस्ट वे टू डू सो इज आपके एरिया में जो लोकली सीजनल आपके सब्जियां और फ्रूट मिलते हैं, दे आर बेस्ट टू बी कंज्यूम्ड, और फ्रेश लाइए, फ्रेश बनाइए और फ्रेश खाइए। Okay, so these were, some of the points that I would like to cover in today's topic. That was effective ways to balance your hormones. To summarize, घर का खाना, नो प्रोसेस्ड फूड, टाइम पे सोना, एक्सरसाइज करना और ज्यादा स्ट्रेस ना लेना। इन अ नटशेल दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन डू, और बिलीव कीजिए इससे आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आ सकता है। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम हार्मोनल इम्बैलेंस, दिस विल डेफिनेटली डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू सो मच, आपने इतना आज टाइम दिया, मुझे सुना, उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल। धन्यवाद।